नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका जो चैप्टर का जो नेम है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं डिटेल में। वेरिएबल्स के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, टी हो, है ना, कोई भी अल्फ़ाबेट जो होता है, कोई भी लेटर जो होता है, हम उसको वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में, इक्वेशन के बारे में, है ना। इक्वेशन क्या होती है, तो आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जिसमें इक्वल का साइन लगा हुआ हो तो उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसके अंदर वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वेरिएबल यहाँ पर एक ही यूज हो रहा है, वेरिएबल यहाँ पर एक यूज हो रहा है। और दूसरी बात ये भी देखिए आप कि यहाँ पे जो वेरिएबल एक यूज हो रहा है उस वेरिएबल की पावर कितनी है, तो आपको यहाँ पे कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब पावर 1 है। इसका कोफिशिएंट कौन है, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लीनियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और उस लाइन के मिलने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, लीनियर इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है वन वेरिएबल की, है ना। सेम टू सेम मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने एक इक्वेशन ली 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये भी एक इक्वेशन है ना। तो बताइए इसके अंदर वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो इसको यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं और दोनों की अगर पावर की बात करें हम तो दोनों की पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो आप इसको बोल सकते हो कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। मैं आपको इसका ग्राफ भी बना के बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको एक एक करके, चिंता मत करिए आप। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई आपके सामने। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने थोड़ी सी एक बात और कर लेता हूँ, सॉल्यूशन। एक टर्म होती है सॉल्यूशन, ये आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 7। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ज़्यादा टफ नहीं बनाऊंगा चीज़ों को। तो ये एक इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y, और दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ सॉल्यूशन के बारे में, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इस लेक्चर को पढ़ेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो MCQ, केस स्टडी वगैरह जो भी सारी चीज़ें होगी आपसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो x और y की वो वैल्यू जो मैं LHS में पुट करूं और RHS के इक्वल आंसर आ जाए तो हम बोल देंगे कि x और y की वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं x की प्लेस पे 1 पुट कर दूं और y की प्लेस पे 6 पुट कर दूं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा 1,6। x की प्लेस पे 1 पुट करोगे, y की प्लेस पे 6 पुट करोगे तो 1 + 6 क्या 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे बोला कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू जिसको हम LHS में पुट करें तो RHS के इक्वल आंसर आ जाए, है ना। जरूरी नहीं है कि हम इसको LHS में पुट करें। अगर हमारे पास इक्वेशन अगर इस तरीके से नहीं हुई और इस तरीके से हुई 7 - x, तो हमको करना क्या है, हमको x और y की वैल्यू पुट करना है, बस x और y की वैल्यू पुट करना है। x और y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे कि हाँ x और y की वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एग्जांपल देख के समझिए आप, 1 और 6, 1 यहाँ पुट करोगे, 6 यहाँ पुट करोगे तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। RHS भी कितना है, 7। तो क्या LHS और RHS इक्वल हो गए, तो आप बोलेंगे हाँ सर इक्वल हो गए।
तो मैं बोलूँगा कि 1,6 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल हो सकते हैं। आप x की प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए और y की प्लेस पे 5 पुट कर दीजिए, मतलब 2,5 पुट कर दीजिए आप। तो x की प्लेस पे 2 पुट करोगे और y की प्लेस पे 5 पुट करोगे तो 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7, जो कि RHS के इक्वल है, मतलब 2,5 भी इसका सॉल्यूशन है। अब आपके मन में अलग अलग और आंसर आ रहे होंगे कि सर 3,4 भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो यस, जब आप यहाँ पे 3 और 4 पुट करोगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा, जो कि RHS के इक्वल होगा। तो हम क्या बोल देंगे, LHS = RHS, मतलब 3,4 भी इसका सॉल्यूशन है। तो इससे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आते जाएंगे। तो बिल्कुल हाँ, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आते जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो x और y की, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। x और y दोनों की वैल्यू को अगर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कोमा लगा के, तो आप इसको क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बोलते हो, पॉइंट बोलते हो, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। स्टार्ट मैंने कहाँ से किया, मैंने स्टार्ट किया वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो x, y, z, t, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। फिर मैंने आपसे इक्वेशन के बारे में बात की कि इक्वेशन क्या होती है, तो जिसके अंदर जो भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन थी, यहाँ पे वेरिएबल a की यूज हो रहा था और वेरिएबल की पावर 1 थी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 है और दोनों की पावर 1 है, तो हम इसको बोल देंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद हमने आपसे सॉल्यूशन के बारे में बात की कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू होती है जिसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब LHS और RHS दोनों का आंसर सेम ले आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि हम x और y की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं जो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये 1,6, 2,5, 3,4, 5,2, 6,1 है ना, 7,0, 0,7, ये सारे जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, सारे x और y की जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, वो सब इनके क्या है, सॉल्यूशन है। और आपने क्लास 9th में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि 4 सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, है ना। तो ये तो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं उसके ऊपर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं कि सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। देखिएगा आप, ये तो मैंने आपको मन से बता दिया डायरेक्ट 1,6, 2,5, है ना। फाइंड कैसे करते हैं इसको, तो अब इस पे आए थे हम, फाइंड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उसी इक्वेशन को लूंगा, x + y = 7। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, y को इस साइड में रखूंगा और x को उधर ले जाऊंगा। मतलब हमेशा y वाली टर्म को हम इस साइड में रखेंगे और x वाली टर्म को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर y इधर ही रह जाएगा और 7, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 - x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ आपके सामने। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कीजिए, आप इंडिपेंडेंट हो x की वैल्यू पुट करने के लिए, पर y की वैल्यू x पर डिपेंड होगी, ठीक है। तो ये वाला वेरिएबल जो है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट करते हैं। हम अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 7 - 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 7 - 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें हमारी मर्जी से, हम इंडिपेंडेंट है x की वैल्यू पुट करने के लिए, बट y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड है। तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, आपको पता होगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट करूँ अपनी मर्जी से, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y = 7 - 1 मतलब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो 1,6 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप x की वैल्यू और कुछ पुट करिए, आप x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो y = क्या हो जाएगा, 7 - 2 मतलब 5। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 2,5 जो है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया सॉल्यूशन क्या होता है, x और y की वो वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में पुट करें और वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब LHS और RHS को इक्वल ला के बता दे। तो
तो आप देखिए 2,5 पुट करोगे तो यहाँ पे अगर आप 2 पुट करोगे तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, वाई की प्लेस 5 पुट करोगे ये भी कितना हो जाएगा 5, दोनों सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। एक्स की वैल्यू को अपनी मर्जी से डिफरेंट पुट कीजिए तो वाई की डिफरेंट वैल्यू आएगी, दोनों को एक ब्रैकेट में लिखिए तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब अभी मैंने आपके सामने एक बात बोली थी कि इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर क्यों बोलते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन मिलती है। तो मैं आपको बना के बताता हूँ, एक लाइन बना के बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा आप। तो स्टूडेंट्स मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, अभी मैंने ली थी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, x और y दोनों की पावर 1 है। ठीक है, 2 वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूं, तो ग्राफ से और क्लियर हो जाएगा आपको कि इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपसे बोला है कि y को एक तरफ रखेंगे हम और x को एक तरफ रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे y माइनस का है, हम चाहेंगे कि हमको प्लस का मिले तो हम इसको उधर भेज देंगे, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब मैं इस y को पहले लिख रहा हूँ और इस 2x को बाद में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अब आगे क्या होने वाला है। मैं इसके कुछ सोल्यूशन निकालूंगा और फिर ग्राफ बनाऊंगा। तो देखिएगा आप, मैं x की वैल्यू पहले 0 पुट कर रहा हूँ, है ना। एट x इक्वल टू 0 पे हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सॉल्यूशन तो हमारा हो गया 0,0, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, एट x इक्वल टू 1। जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 1, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, 1,2। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि x की वैल्यू आप अब क्या पुट करो, 2 पुट करो। x की वैल्यू क्या पुट करो आप, 2 पुट करो। तो x इक्वल टू आपने पुट किया 2, तो यहाँ पे आपको 2 पुट करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू 2 मतलब 4। तो सॉल्यूशन क्या होगा, बोलना सर 2,4, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू डबल हो रही है, आप देख रहे होंगे ध्यान से। तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, डबल हो रही है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की भी 0, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की 4, x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू 6। अगर मैं 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 8 आएगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -2 नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -4 आएगी। मैं यहाँ पे अगर -2 पुट करूंगा तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -6 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू -4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -8 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल लिए। ये सॉल्यूशन सभी अपने आप में पॉइंट है। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अभी मैं लोकेट करूँगा पॉइंट आपके सामने। तो मैंने कुछ पॉइंट निकाल लिए हैं, कुछ पॉइंट मतलब कुछ सॉल्यूशन निकाल लिए। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक एक्सिस ले रहा हूँ, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और मैं एक और एक्सिस ले रहा हूँ यहाँ पर, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। आपको पता होगा अच्छे तरीके से, इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जिसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है, जिसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको मान लिया कि ये इतना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से मैंने पॉइंट लोकेट कर लिए। इधर भी करूँगा मैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये जो भी मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ
इन सभी की डिस्टेंस सेम है, मतलब इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी है उतनी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, है ना। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ठीक है, उसको आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना देता हूँ मैं 10। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस भी सेम रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। नीचे भी मैं इसको ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनको भी हम पॉइंट डाल देंगे, इन पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपके सामने एक ग्राफ पेपर जैसा कोऑर्डिनेट बना दिए है, मतलब एक्सिस बना दी है, सॉरी क्या बना दिए, एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट को मैं लोकेट करूँगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,0, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 हो तो वो तो ओरिजिन होगा, ये होगा 0,0, ठीक है। दूसरा है हमारा 1,2, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x पर 1 जाना है, उसके पैरेलल y पे 2 जाना है, तो ये 1 और ये 2 बिल्कुल यहाँ आएगा पॉइंट हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 4 आएगी, तो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 4 ये रही, मतलब इसके जस्ट सामने इस पॉइंट पे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा। अगला x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ मैं, तो x की वैल्यू मैंने पुट करी यहाँ पे 3, तो y की आएगी 6, मतलब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपको। अब अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगा, -1 इधर होता है और y की वैल्यू माइनस में नीचे होती है, तो x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू -2 मिलेगी, मतलब यहाँ पर मिलेगी इस पॉइंट पे, देखना ध्यान से। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -4 मिलेगी, मतलब ये -2 है और ये -4 है, तो मतलब मुझे यहाँ पॉइंट मिलेगा इस प्लेस पे, ठीक है। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक। इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करूँगा तो y की वैल्यू -6 मिलेगी, मतलब ये -3 और ये -6 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा इस प्लेस पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी भी बोला कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, है ना। जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो ये सभी सॉल्यूशन है, और भी होते, इनफाइनाइट होते, मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट होते, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इन सब सॉल्यूशन को ज्वाइन करा लूँ, मतलब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करा दूँ, तो क्या होगा, देखना ध्यान से। ये जो पॉइंट है मैं इनको करा रहा हूँ ज्वाइन, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने इनको पॉइंट को ज्वाइन कराया तो आपको एक लाइन देखने को मिली, ये लाइन है और इसकी इक्वेशन क्या है, 2x - y = 0। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो तो हमको एक लाइन मिलती है, और ध्यान रखना इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन हैं वो सब इस लाइन पे लाई कर रहा है, दिख रहे होंगे आपको, ये है, ये है, ये है, और यहाँ बीच में भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो सब ये जो लाइन जो है इस सभी सॉल्यूशन के मिलने की वजह से बन रही है, तो जितने भी सॉल्यूशन है वो इस लाइन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो और दोनों की पावर 1 हो, हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो लाइन के मिलने की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसको।
तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने आपसे चैप्टर के बारे में जिक्र करा था, चैप्टर का जो नेम है उसके बारे में जिक्र करा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमको एक लाइन मिलती है, पर हमारा चैप्टर का नाम यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इससे आगे और यहाँ तक बढ़ रहा है। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमारे चैप्टर का नेम है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो पेयर से मतलब आप समझते होंगे पेयर का मतलब क्या। तो पेयर जो है वो कम से कम क्या 2 लोगों का पेयर बनता है, 2 से ज़्यादा का तो ग्रुप बन जाता है। तो ये मेरे पास जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 2 पेन है, एक ब्लैक का और एक ब्लू का, तो ये एक पेयर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 ले लूँगा तो ग्रुप हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इन दोनों का पेयर हो गया। तो यहाँ पे आपके चैप्टर का जो नेम है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। मतलब आपको 2 इक्वेशन लेनी पड़ेगी, कम से कम कितनी इक्वेशन लेनी पड़ेगी आपको, 2 लेनी पड़ेगी, कम से कम क्या आपको 2 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस चैप्टर में तो पेयर मतलब 2 इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हमको एक लाइन दे रही है स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन हमको कितनी लाइन दे रही है, एक लाइन दे रही है। तो 2 इक्वेशन हमको कितनी लाइन देगी, 2 लाइन देगी। तो हमको जो भी पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो 2 लाइन के बारे में, मतलब 2 इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जो कि लीनियर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन होगी। तो पहली इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिखूंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी जो रहेगी वो रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर मैं a1 b1 c1 की प्लेस पे कोई कांस्टेंट पुट करूँगा, कांस्टेंट मतलब एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो a b c की प्लेस पे, मतलब a1 b1 c1 की प्लेस पे, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर आप a2 b2 c2 की प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, और दोनों के पेयर को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल देंगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए मैं a1 की प्लेस पे 2, a2 की a1 की प्लेस पे 2, b1 की प्लेस पे 3 और c1 की प्लेस पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ, और a2 की प्लेस पे मैं 5, b2 की प्लेस पे मैं 6 और c2 की प्लेस पे मैं 7 पुट कर रहा हूँ। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो a1 की प्लेस पे आपने 2 पुट किया है तो 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x, प्लस b1 की प्लेस पे 3 है तो 3y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और c1 की प्लेस पे क्या है 4 है तो प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई आपके सामने। दूसरी कैसे बनेगी, तो दूसरी यहाँ पे a2 की प्लेस पे 5 पुट कर देंगे हम तो 5x हो जाएगा। ठीक है, b2 के प्लेस पे 6 पुट कर देंगे तो 6y हो जाएगा, और c2 की प्लेस पे हम 7 पुट कर देंगे तो 7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अभी ये मैंने मेरी मर्जी से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करी थी, तो हमारे सामने यहाँ पे 2 इक्वेशन का एक पेयर बन के आ गया, 2 इक्वेशन बन के आ गई और दोनों का एक पेयर बन के आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट इक्वेशन के पेयर मिलते जाएंगे। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की आप डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको डिफरेंट इक्वेशन मिलती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये एक इक्वेशन मिली हमको, और आपको पता अच्छे तरीके से इससे हमको एक लाइन मिलेगी जिसका नाम मैंने रख दिया L1, और इससे मुझे एक लाइन मिलेगी जिसका नाम मैंने रख दिया L2। ऊपर वाली से L1 और नीचे वाली से मिलेगी मुझे L2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हमारे सामने 2 लाइन आ चुकी है। कितनी लाइन आ चुकी है स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ पे 2 लाइन आ चुकी है। जब पहले एक लाइन थी, एक लाइन मतलब एक इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, आपको पता ही है। ठीक है, अब बात किसकी आ रही है, 2 की आ रही है। तो जब 2 लाइन हमारे पास होगी तो 2 लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 लाइन है, अब इसको लाइन मान लीजिए, एक लाइन ये दूसरी लाइन है, तो इन दोनों लाइन के अंदर क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। अगर मैं इनको एक दूसरे के पास रखूँ तो क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 लाइन है, मैंने एक इस तरीके से रख दी इसको, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन है, इस पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपको पता है। ये लाइन है, इस पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब मैंने इस लाइन के ऊपर इस लाइन को इस तरीके से रखा तो दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट किया, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, आपने सीजर देखी होगी, कैंची, तो कैंची इस तरीके से रहती है, तो दोनों कैंची ये
उसका एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है ना, और दोनों के बीच में एक कील ठुकी रहती है ना। तो वो जो कील जहाँ पे रहती है वो उन दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, और कॉमन पॉइंट मतलब सॉल्यूशन, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक कॉमन पॉइंट पर करती है, और कॉमन पॉइंट कॉमन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये हो गया, दो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दूसरा ये हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। पैरेलल मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग, कभी भी कट नहीं करेगी कितनी भी आगे बढ़ जाए। जैसे आप देख रहे होंगे ये बोर्ड की ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, इसको कितना भी आगे बढ़ा दो आप, कभी भी कट नहीं करेगी एक दूसरे को। तो दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइन। और जब दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपको एक बार बोर्ड पे बना के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया L1 और इसको मैंने नाम दे दिया L2। मैंने आपसे बोला कि दो लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो उसमें से एक रिलेशन ये है कि दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है ना, और कट कर रही है तो यहाँ पे एक दोनों का कॉमन पॉइंट आ रहा है। कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था कि लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करते हैं वो उनका सॉल्यूशन होते हैं। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक कॉमन पॉइंट आता है, एक यूनिक पॉइंट आता है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसको कॉमन पॉइंट और यूनिक भी बोलते हैं, यूनिक पॉइंट। ठीक है, तो यूनिक पॉइंट से क्या बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो कभी भी इसके अंदर क्या, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो नो कॉमन पॉइंट तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है कॉमन, तो नो सॉल्यूशन। दोनों का इस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस लाइन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन जब हम बात करते हैं पेयर की, जिससे यहाँ पे भी हमने बात करी पेयर की, क्योंकि हम पढ़ने वाले पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अब जितने भी सॉल्यूशन की बात होगी वो पेयर के साथ में होगी। सिंगल लाइन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन जब बात होती है पेयर की तो ये लाइन है और ये लाइन है, उन दोनों का पेयर है, और इन दोनों का पेयर में जब दोनों एक दूसरे को कट कर रही है तो एक कॉमन पॉइंट पे कर रही है, एक यूनिक पॉइंट पे कर रही है, तो इन दोनों लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। पैरेलल के अंदर क्या होता है, दोनों लाइन का कॉमन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन वाला केस है ये। ठीक है, और एक और तीसरा केस होता है जिसमें एक लाइन मैंने ये बना दी, दूसरी लाइन मैंने ये बना दी, मतलब एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी बना दी, है ना। अब मैं इसको आपको कैसे दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये दोनों तो बराबर है, दोनों इक्वल है, तो इसके ऊपर ये रखूंगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अगर मैं छोटा सा कोई ले लूँ, छोटा सा कुछ जैसे आप समझ जाइए, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ढक्कन हटा देता हूँ तो छोटी ये लाइन छोटी हो गई। तो अब अगर मैं इसके ऊपर ये रखूँगा इस तरीके से, इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे कि ये वाली लाइन छोटी है और ये वाली लाइन बड़ी है, तो ये बड़ी लाइन और इसके ऊपर एक छोटी लाइन है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जरूर नहीं है कि छोटी हो, दोनों इक्वल भी हो सकती है, वो तो बताने के लिए कि ये एक एरो है एक लाइन का, दूसरा एरो एक लाइन का। तो मैंने आपको बताया था हर लाइन के ऊपर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट, इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट। जब मैंने इसके ऊपर इसको रखा, ध्यान से देखिए, तो इस लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे, वो इस लाइन के नीचे दब गए। तो मतलब दोनों के पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर गए, एक के ऊपर एक आ गए, है ना, और एक के ऊपर एक आ गए, तो इसके जो सॉल्यूशन थे उसके सॉल्यूशन के ऊपर इसके सॉल्यूशन भी आ गए, तो एक सॉल्यूशन के ऊपर दूसरा सॉल्यूशन आ गया। जैसे मान लीजिए मेरा ये अंगूठा है, इसके ऊपर ये मेरे उंगली आ गई यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे जो पॉइंट है उसके ऊपर अंगूठा भी और उंगली भी है, तो अपन क्या बोलेंगे कि दोनों की कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट इसके इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर आ गए तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन हो गए वो, और कॉमन सॉल्यूशन हो गए, इसका मतलब क्या, इस केस के अंदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ, जिसे मान लीजिए ये लाइन का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये इस लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन है, और ये अंदर जो है ये इस लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो तो दोनों के लिए है ना, ये वाला सॉल्यूशन जो है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है वो बड़ी लाइन का सॉल्यूशन भी है और छोटी लाइन का सॉल्यूशन भी है। तो बड़ी लाइन के ऊपर मैंने छोटी लाइन रखी होगी तो उनके ये वाले पॉइंट कॉमन आ गए होंगे, और ये तो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब
इंटरसेक्टिंग वाला केस है ये। मैंने अभी आपको बोला था कि दो लाइनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो दो लाइन क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकती है। दूसरा क्या हो सकती है, नॉन इंटरसेक्टिंग, या फिर आप इसको पैरेलल भी बोल सकते हो, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। इन तीन के अलावा कोई चौथा रिलेशन नहीं होगा एक प्लेन के ऊपर। एक प्लेन पर दो लाइन के क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर सकती है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, वो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, और वो दो लाइन कोइंसाइड कर सकती है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक कॉमन पॉइंट पर करेगी, कॉमन पॉइंट मतलब यूनिक पॉइंट, तो यूनिक पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक आंसर मिलेगा यूनिक। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी तो वो दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी तो दोनों के बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, दोनों के बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे, है ना। और बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो उस केस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये तीन केस होते हैं एक प्लेन के ऊपर दो लाइनों के। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट मिल रहे हैं यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है ना। और आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है, उसको भी कंप्लीट करूंगा मैं, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक कॉमन सॉल्यूशन हुआ, इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल, और एक के ऊपर एक मतलब कोइंसिडेंट लाइन। तो सॉल्यूशन आपको दो जगह मिल रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जहाँ पर सॉल्यूशन मिलता है स्टूडेंट्स उनको हम कंसिस्टेंट बोल देते हैं। उन लाइंस को हम क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंसिस्टेंट लाइंस। और जहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलता है उस केस को हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट वाला केस है और ये दोनों कौन सा केस है, कंसिस्टेंट वाला केस है। दोनों कौन सा केस है, कंसिस्टेंट वाला केस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी तक आपको जो भी बताया वो यहाँ पे, मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको दो लाइन के बारे में बताया। मैंने बताया आपको कि दो इक्वेशन रहेगी और दोनों इक्वेशन से हमको दो लाइन मिलेगी, और दो लाइन में तीन टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा वो वाला। तो ये तो आपको क्लियरली लाइन दिख रही है यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए, यहाँ पे आपको क्लियर लाइन दिख रही है पैरेलल, और यहाँ पे आपको क्लियर लाइन दिख रही है कोइंसिडेंट। लेकिन एग्जाम में आपको लाइन दी हुई नहीं आएगी, एग्जाम में आपको इक्वेशन दी हुई आएगी। तो दो इक्वेशन अगर होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग है या फिर वो दोनों पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। आपके पास में इस तरीके से लाइन आएगी, आपके पास में इस तरीके से इक्वेशन आएगी, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सी इक्वेशंस मतलब कौन सा पेयर जो है वो इंटरसेक्टिंग वाला है, कौन सा पेयर जो है वो पैरेलल वाला है और कौन सा पेयर जो है वो कोइंसिडेंट वाला है। उसके बाद ही तो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बात कर पाएंगे, है ना। तो हमको ये पता करना जरूरी है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। ट्रिक तो क्या बोलूँ मैं, कुछ फॉर्मूले बनते हैं, है ना, कुछ कंडीशंस बनती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा ये, है ना। ये तो क्या है, जो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, जो पैरेलल है और जो कोइंसिडेंट है, जो आपको दिख रही है लाइन दिख रही है, उसमें आप बता पा रहे हैं वहाँ पे कि इसमें हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इसमें हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और उसमें हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। हमको ये एग्जाम में दिया हुआ नहीं आएगा, हमको एग्जाम में ये दिया हुआ आएगा, तो हम पहले पता करेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमको क्या सॉल्यूशन दे रही है, मतलब कौन सी इक्वेशन हमको क्या रिजल्ट दे रही है, इंटरसेक्टिंग वाला दे रही है, पैरेलल वाला दे रही है या फिर कोइंसिडेंट वाला दे रही है। तो हम करते हैं उसको, आप पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो बात मैंने अभी आपको बोली थी कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, मतलब कौन सा पेयर इंटरसेक्टिंग है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। तो मैं आपके सामने तीन एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसके लिए आप इसको कंपेयर करो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से।
तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे A1 आपको 2 दिख रहा है, B1 आपको 3 दिख रहा है और C1 आपको 4 दिख रहा है, और यहाँ पर A2 आपको 5 दिख रहा है, B2 आपको 6 दिख रहा है और C2 आपको 7 दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इन चीज़ों का रेशो निकालेंगे हम। तो इस केस में आप देखो A1/A2 क्या आ रहा है, तो A1 की वैल्यू आ रही है 2 और A2 की वैल्यू आ रही है 5, और B1 की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, B1/B2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो B1 की वैल्यू आ रही है 3 और B2 की वैल्यू आ रही है 6। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और C1 और C2 के बारे में अगर बात करूँ मैं स्टूडेंट्स, तो C1 की वैल्यू आ रही है 4 और C2 की वैल्यू आ रही है 7। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या A1/A2 जो है क्या वो B1/B2 के इक्वल है क्या, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2/5 जो है वो 1/2 के इक्वल नहीं होता है। 2/5 जो है वो 1/2 के इक्वल नहीं होता है। 2/5 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 0.4, जबकि 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो 0.4 और 0.5 आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए तो C1/C2 के बारे में हम बात ही नहीं करते। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए तो C1/C2 के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, और इस केस को हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस। इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस, आगे बात समझ में स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन है, मतलब कोई पेयर आपको गिवन है, तो आपको पता करना है कि उसका नेचर कैसा है, वो इंटरसेक्टिंग है, वो पैरेलल है, फिर वो कोइंसिडेंट है। तो आपको क्या कर लेना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेना है। फिर आपको कंपेयर करना है क्या A1/A2 और B1/B2 इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तब हम C1/C2 के बारे में बाद में बात करेंगे, वो भी आपको आगे पता चलेगा। लेकिन जब A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है तो आप आंख मीच के बोल देना कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनमें हमको एक सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पता करने का ये तरीका है। ये लाइन का सोल्यूशन जो होगा, मतलब इस लाइन का जब ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आगे बना के बताऊंगा आपको, इसके बारे में बात करते हैं। A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2 मतलब 2/4, और 2/4 को जब हम कैंसल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, B1/B2 के बारे में बात करते हैं, तो B1/B2 आएगा हमारा 4/8 है ना। B1 की वैल्यू 4 और B2 की वैल्यू 8 है। ध्यान रखना हम कोफिशिएंट लेते हैं, हम वेरिएबल्स नहीं लेते है ना, वेरिएबल्स मत ले लेना। तो 4 1 4 और 4 2 8, यहाँ से भी क्या आंसर आया 1/2। जब स्टूडेंट्स A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू सेम आ जाए तब हम C1/C2 निकालेंगे। या तो मैंने यूँ निकाल दिया था आपको समझाने के लिए, मुझे पहले ही पता चल गया था कि A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं है, तो मुझे C1/C2 के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमको नहीं लगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए निकाला। यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 दोनों सेम आ रहा है, तो हमको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि ये लाइन क्या होने वाली है। तो C1/C2 आ रहा है 7/8। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2, बट ये दोनों किसके इक्वल नहीं है, C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो जब भी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो इस केस को हम पैरेलल लाइन वाला केस बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग वाला केस बोलते हैं। पैरेलल लाइन मिलेगी हमको यहाँ पे, मतलब ये जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या मिलेगी आपको, पैरेलल लाइन। तो स्टूडेंट्स, हमने बिना ग्राफ बनाए पता कर लिया कि इससे हमको क्या मिलने वाला है और इससे हमको क्या मिलने वाला है। मिलेगी तो लाइन ही, इससे एक लाइन मिलेगी, इससे दूसरी लाइन मिलेगी, पर उन दोनों लाइन के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो एक यूनिक पॉइंट पे करेगी, और हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमको। यहाँ पे पैरेलल रहेगी, और यहाँ पे बिना ग्राफ बनाए हम कैसे पता करेंगे, देखना A1/A2 इक्वल टू क्या आ रहा है 2/4, 2/4 मतलब 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, B1/B2 हम निकालेंगे, तो B1/B2 जो आएगा वो आएगा 6/12, और 6/12 मतलब 1/2। और C1/C2 के बारे में हम बात करेंगे, तो C1/C2 जो है वो स्टूडेंट्स आ रहा है 4/8, और 4/8 को भी जब आप कैंसिल करोगे तो वो आएगा 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है यहाँ पर।
जबकि यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 इक्वल थे, लेकिन C1/C2 उनके इक्वल नहीं था। तो इस केस से हमको क्या मिलती है, पैरेलल लाइन मिलती है। लेकिन इस केस में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जब तीनों के रेशो इक्वल हो तो इस केस में हमको कोइंसिडेंट लाइन मिलती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मिलती है। तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते हैं, क्योंकि एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर जाएगी तो बहुत सारे पॉइंट पहले लाइन के दूसरी लाइन से कवर हो जाएंगे, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना, और दोनों में बहुत सारे कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, तो बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये कौन सा केस है, ये कोइंसिडेंट लाइन वाला केस है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों बातें बता दी, इंटरसेक्टिंग वाली भी, पैरेलल भी और कोइंसिडेंट वाली भी। अब जब इसके बाद हम चैप्टर की जब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, ये तो हमारा 3.1 का इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स। जब 3.1 हम स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। जब हम 3.1 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके जो भी डाउट अभी रह गए हैं वो आपको आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। मैंने आज क्या पढ़ाया आपको, तो मैंने आज आपको ये पढ़ाया कि सबसे पहले मैंने चैप्टर का नाम बताया आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। पहले मैंने आपके सामने क्या लिया, पहले मैंने एक इक्वेशन ली जो कि एक वेरिएबल की थी। एक वेरिएबल मतलब वेरिएबल की पावर उसके अंदर 1 थी, है ना, और एक वेरिएबल था तो उसको अंदर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोल दिया। फिर मैंने आपके सामने 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन ली, है ना, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और मैंने आपको उसका ग्राफ भी बना के बताया, तो उसके ग्राफ से हमको एक लाइन मिली थी, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इनका नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पड़ा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, है ना, कि किसी भी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब उनके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको उसके बाद क्या बताया, पेयर लेके बताया कि ये एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन बनेगी इससे एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, मतलब इससे भी एक लाइन मिलेगी, इससे भी एक लाइन मिलेगी, तो 2 लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। क्योंकि ये तो पता चल गया था आपको कि इन सबको मिलने वाली क्या है, लाइन मिलने वाली है। तो जब 2 लाइन मिलेगी तो 2 लाइन में 3 रिलेशन हो सकते हैं, पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसिडेंट। फिर मैंने आपको डायग्राम बना के बताए थे कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक कॉमन पॉइंट आएगा, कॉमन पॉइंट मतलब यूनिक पॉइंट, और हर पॉइंट सॉल्यूशन होता है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। 2 लाइन जब पैरेलल रहेगी तो उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस था वो। और जब 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर हो मतलब कोइंसाइड करे, तो ऐसे केस में बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ जाते हैं, तो बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन निकल जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपसे बोला था क्या, कि हमको एग्जाम में लाइन दी हुई नहीं आएगी, हमको एग्जाम में इक्वेशन दी हुई आएगी, तो हमको पता करना पड़ेगा कि वो इंटरसेक्टिंग है, वो पैरेलल है, या फिर वो कोइंसिडेंट है। ठीक है, 3 केस बने थे, तो उन तीनों केस के 3 कंडीशंस बनी हमारे सामने। हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प लेकर मतलब रेशो निकाल लेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग वाला केस है, और इंटरसेक्टिंग वाला केस में आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यहाँ पे भी निकाल लेंगे हम। तो अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाए लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं आए, तो इसको हम पैरेलल वाला केस बोलेंगे। और ये वाला केस क्या होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। और इस वाले केस में क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसको हम कोइंसिडेंस लाइन वाला केस बोलते हैं, और इसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं आपको। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन, इन दोनों के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, और जिसके अंदर सॉल्यूशन मिलते हैं उसको हम कंसिस्टेंट बोल देते हैं, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलते, जैसे इस वाले केस में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, तो आप इसको इनकंसिस्टेंट बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है, जितना भी कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना चाहिए था मैंने आपको पूरा बता दिया है। जब भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वो सारा आपका जो भी डाउट अगर अभी रह गए होंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 में, है ना स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.1 बहुत जल्दी आने वाली है, और जो बाद में आपको रोज़ बोलता हूँ मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी कर दीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला हूँ मैं। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा आप, क्योंकि जब बेल आइकन को दबाओगे तो जब भी वीडियो डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।